नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रविंदर की पाठशाला में। हमने पिछली क्लास में मंत्री परिषद वाला चैप्टर पूरा किया था। जो केंद्र की मंत्री परिषद है और जो राज्यों की मंत्री परिषद है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। बस खाली आप क्या करें, जहाँ जहाँ मैंने केंद्र के बारे में बताया वहाँ जहाँ पीएम है मंत्री परिषद के प्रमुख, वहाँ राज्यों के लिए कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। और जहाँ केंद्र में राष्ट्रपति काम कर रहे हैं सब, जैसे सत्र बुलाना, सत्र आहूत करना, इन सब के लिए जो सिफारिश करता है और जो जिम्मेदारी जिसके प्रति मंत्री क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ऐसा जो केंद्र के में राष्ट्रपति के लिए है वैसा ही राज्यों में किसके लिए हो जाएगा, राज्यपालों के लिए हो जाएगा। जितने भी राज्य हैं उनके मंत्री राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। बस यही अंतर है और आर्टिकल्स का अंतर है। जैसे हमने केंद्र में देखा 74, 75, सेम वैसे ही आर्टिकल 163 और 164 हो जाता है राज्यों के लिए। तो बहुत छोटा सा चेंज है, उसको थोड़ा सा चेंज करके आप कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं वो चैप्टर भी राज्यों की विधानसभा मंत्री परिषद वाला भी क्लियर करा दूंगा। आज हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, या सिंपल देश में हमारे कौन कौन से प्रावधान किस किस के अंदर हैं। पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं कौन कौन सी ज़रूरी है। तो एक आर्टिकल जो हमें पढ़ना है वो है 352, 352 आर्टिकल। इसमें क्या है, नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। जब भारत पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियां अचानक से आ जाए या ऐसी संभावना हो तो राष्ट्रपति को क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी करने का अधिकार है। लेकिन इसमें कई चेंजेस हो गए हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या चेंज हो गए हैं। पहले कैसा था, संविधान जब बना था और उसके बाद जो संशोधन हुआ 44th, वो उससे क्या क्या चेंज हुए। उसके बाद आपको याद रखना है 355, ये केंद्र को कुछ जिम्मेदारियां देता है। जैसे हमारा केंद्र बहुत शक्तिशाली है, तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि सारे राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे, उन पर युद्ध, भारी आक्रमण ये सब किसी का खतरा ना हो, तो ये केंद्र की जिम्मेदारी वाला है। फिर आर्टिकल 356 आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि राज्य में जब संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार शासन नहीं हो रहा होता तो क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, तो राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल क्या होता है आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 358। ये 358 क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें जो आर्टिकल 9 है आपका, मतलब संविधान के जो मूल अधिकार आपको प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं, उसमें क्या होता है, जो अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों का क्या हो जाता है, मतलब लागू होना समाप्त हो जाता है 358 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल जब घोषित होता है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 359 याद रखना है। ये आर्टिकल 9 को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल्स जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिले हैं, मतलब जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें आर्टिकल 90 वाला तो इसमें से चला गया 19 का, तो बाकी 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल्स ऐसे हैं, मतलब हमारे मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कभी भी कोई भी शासन छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार है, मतलब जो मुजरिमों के थोड़े अधिकार कि वो वकील कर सकते हैं वो सब। और अनुच्छेद 21 में क्या है प्रावधान, आपकी जीवन की स्वतंत्रता वाला अधिकार। तो ये दोनों अधिकार ऐसे हैं जो कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्वेश्चंस बने हैं कि कौन सा अधिकार आपातकाल में भी नहीं जाता, तो अनुच्छेद 20 और 21 वाला अधिकार। ठीक है, बाकी सारे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी सभी जितने भी जैसे और आर्टिकल्स हैं कई सारे, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपको आर्टिकल 360 याद करना है, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जैसे देश में कुछ ऐसा हो जाए कि देश में कर्जा ज़्यादा हो जाए या देश पे इतना पैसा ना हो कि शासन व्यवस्था चलाई जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या लगा देते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 365। 365 का ये जो आर्टिकल है, इसको आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो राज्य आपातकाल लगता है वो दो आधार पर लगता है। एक तो यदि राज्य में संवैधानिक जो व्यवस्था है वो खराब हो जाए या वो शासन ना कर रही हो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, या केंद्र ने कोई निर्देश दिया हो राज्य को और वो मानने से उसको इनकार कर दे या केंद्र के निर्देशों को ना लागू कर दे में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ केंद्र के निर्देशों का पालन ना करना। अगर ऐसी सिचुएशन आई तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्यों में। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये याद रखना है। पेपर में किसी से भी लेकर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको तो ज़्यादातर याद रखें क्योंकि ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बन गया है। एसएससी में भी, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी, हर जगह ये पूछे में कौन से आर्टिकल्स लागू होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से कभी नहीं छीने जा सकते, ऐसे स्टेटमेंट में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके हमारे देश के आपातकाल में, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल पहला बोलते हैं। ये किस अनुच्छेद से लगता है, अभी अभी हमने देखा 352। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब देश के ऊपर कुछ ऐसा हो खतरा जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण, ऐसी सिचुएशन हो, जैसे ये दो भागों में बंटता है, एक को बोलते हैं आंतरिक आपातकाल और एक को बोलते हैं बाहरी आपातकाल। ठीक है, आंतरिक आपातकाल तब लगा जाता है जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक, और बाहरी आपातकाल तब लगता है जब क्या हो, युद्ध या बाहर के किसी भी देश द्वारा आक्रमण की शंका हो, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण की हमारे ऊपर क्या हो, संभावना हो। ठीक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आक्रमण हो ही जाए तभी हम आपातकाल लगाएं, जैसे संभावना हो तो भी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, आपातकाल जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, जब आंतरिक आपातकाल लगा होता है उसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फंडामेंटल जो राइट है 19 अभिव्यक्ति का वो सब जो अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में, उन सबको तभी छीना जा सकता है जब राज्य आपातकाल या ये आंतरिक आपातकाल ना लगा हो। ठीक है, सिंपल सिचुएशन, अगर आंतरिक आपातकाल है तो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाएंगे, बाहरी आपातकाल है तो ही छीना जाएगा। कौन सा, अभी मैं अनुच्छेद 19 के बारे में ही बात कर रहा हूँ, बाकी के बारे में बात नहीं कर रहा। अनुच्छेद 19 आपसे कब छीना जा सकता है, तो याद रखें केवल और केवल बाहरी आक्रमण पर या किसी दूसरे युद्ध द्वारा, देश द्वारा युद्ध करने पर। ठीक है, आंतरिक कुछ भी होगा आपातकाल तो आपकी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जाएगी। बात क्लियर हो गई, आर्टिकल 19 वाला। फिर उसके बाद ये जो राष्ट्रपति जो घोषणा करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही क्या होगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको घोषित कर सकते हैं, बिना लिखित सिफारिश के नहीं कर सकते। जैसे पहले इंदिरा गांधी मैडम ने क्या किया था, ऐसे ही बोला था, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय जो राष्ट्रपति थे, उनसे केवल कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, उन्होंने लगा दिया था क्योंकि उस समय व्यवस्था नहीं थी। अभी हम देखेंगे क्या क्या उसमें चेंजेस आए। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन अलग है और राष्ट्रीय आपातकाल अलग है। देखिए क्या हुआ, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, इनकी संभावना हो, ठीक है, इनकी संभावना हो, तो पहला तो प्रोविजन यह है कि संभावना पर भी लगाया जा सकता है। दूसरा प्रोविजन क्या है, यदि पहले से लागू हो, यदि पहले से लागू हो, ठीक है, मतलब एक आपातकाल मान लो पहले लगा दिया है तो भाई दूसरा आपातकाल भी हम
लगा सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, जो 38वां संविधान संशोधन किया था 38वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसमें क्या कर दिया, जो ये है राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, ये पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है और इसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। मतलब 38वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट को एकदम साइड कर दिया था कि वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता ऐसे किसी भी कानून का जो राष्ट्रपति या अध्यादेश से या कानून से संविधान संशोधन करे। ठीक, तो ये सब जब हुआ, ठीक, तो उस समय क्या था, राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया जाता था। लगभग जब 1962 में पहली बार वॉर हुआ तो हमारे जो नेहरू हैं उन्होंने आपातकाल घोषित किया था, वही आपातकाल लगभग चलता गया। 1965 में हमें दूसरा आपातकाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर 71 में दोबारा से भारी आपातकाल घोषित किया। ठीक, तो ये प्रोविज़न थोड़े से याद रखें, कब कब लगता है, कौन से अनुच्छेद से पूरे देश में और पूरे किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जब आपातकाल की घोषणा हो गई तो क्या होगा, इसका अनुमोदन होगा। अनुमोदन मतलब इसको स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, तो पहला तो प्रोविज़न अब ये है कि लिखित सिफारिश पर ही करेगा, वैसे नहीं कर सकता। अनुमोदन क्या होता है, 1 महीने के अंदर अनुमोदन देना अनिवार्य होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, देखिए, जब राष्ट्रपति ने घोषणा की तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन मिलना चाहिए और ये दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित होना चाहिए। जैसे विशेष प्रस्ताव क्या होता है, सभी लोगों का बहुमत तो होना ही चाहिए, उस समय जो प्रेजेंट है, मतलब उस समय जो आए हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, जैसे सभी का तो चाहिए बहुमत, उसके बाद जो सदन में उपस्थित हैं और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उन सभी का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं, विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जाना। पहले ये प्रस्ताव जो था वो सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाता था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा ये प्रोविज़न जोड़ा गया कि ये क्या होना चाहिए, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या था, सामान्य बहुमत, मतलब टोटल 50% से पास कर दो +1 से। अब क्या हो गया, कुल बहुमत तो चाहिए सदन का, उसमें जो उपस्थित है और मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उनका भी 2/3। तो 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, आपको अनुमोदन मिलना चाहिए। अगर इसके बीच में लोकसभा मान लो विघटित हो गई तो क्या होगा, राज्यसभा द्वारा इसको जारी रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और फिर जब लोकसभा की नई बैठक होगी उसके जो 30 दिन है उसके बीच में क्या होना चाहिए, अनुमोदन दे देना चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रावधान क्या है कि मान लीजिए अनुमोदन मिल गया तो क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा। ठीक, 6 महीने तक जारी रहेगा, फिर 6 महीने करके आप इसको कितने ही दिनों तक बढ़ा सकते हैं। ये प्रोविज़न भी क्या हुआ, उसके द्वारा, मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पहले ऐसे नहीं था, पहले क्या था, एक बार अनुमोदन मिल गया तो फिर वो मंत्रिमंडल की इच्छा पर कितने ही दिनों तक बढ़ाया जा सकता था। अब क्या है कि मंत्रिमंडल की इच्छा तो सही है, लेकिन हर 6 महीने बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जारी रखने का प्रस्ताव विशेष बहुमत द्वारा ही पारित करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है उसको जारी रखने का प्रावधान। अब अगर इसको वापस लेना हो तब क्या करें, अगर इसको वापस लेना हो तो क्या होगा, तो वापस लेने का पहला प्रावधान क्या है, यदि राष्ट्रपति घोषणा कर दे, यदि राष्ट्रपति ये घोषणा कर दे कि क्या है, हम राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेते हैं तो वापस हो जाएगा। दूसरा, यदि लोकसभा अनुमोदन को निरस्त कर दे, अनुमोदन को निरस्त कर दे, मान लीजिए लोकसभा चाहती नहीं कि आपातकाल को आगे बढ़ाया जाए तो क्या होगा, वो उसको स्वीकृति ही नहीं देगी और ये आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तीसरी व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन से की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन चुका है एक बार। तो 44वें संविधान संशोधन से तीसरी व्यवस्था क्या कर दी गई, यदि
लोकसभा के 1/10वें सदस्य क्या करें, 14 दिन का नोटिस दें राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति विशेष सत्र बुलाएं। उस सत्र में आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो भी आपातकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 3 प्रोविज़न मैंने बताया कब कब समाप्त होगा, या तो राष्ट्रपति घोषणा कर दे समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद यदि लोकसभा इसको अनुमोदन करने से इनकार कर दे। तीसरी व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ी गई कि क्या कर दिया जाए कि लोकसभा के 1/10वें सदस्य अगर कह दें कि हमें ये आपातकाल समाप्त करना है तो संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद क्या होगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रोविज़न आप सबने देखे। उसके बाद लास्ट चीज़ इसमें है, क्या चीज़ है कि यदि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या इसकी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको लेकर डिबेट चलती है। तो क्या हुआ था, शुरुआत में इन सभी से क्या किया गया था, उसको हटा दिया था 38वें संविधान संशोधन से कि न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाद में 1994 में जो बम्बई वाला मामला था उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में भी ये सब हो ही गया था लगभग, लेकिन ऑफिशियली पूरा डिक्लेयर करके क्या हुआ, इसकी न्यायिक समीक्षा अब हो सकती है, पहले नहीं हो सकती थी। ठीक है, ये क्लियर। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगभग 3 बार हुआ है, 2 बार युद्ध और भारी आक्रमण के खतरे के कारण हुआ, तीसरी बार वाला जो हुआ वो इंदिरा गांधी के समय आंतरिक आपातकाल के समय हुआ। अब हम देखते हैं आगे कि इससे चेंज क्या क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो क्या क्या परिवर्तन शासन व्यवस्था में होते हैं उसको देखते हैं। तो पहला परिवर्तन हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध में। केंद्र और राज्य के संबंध में क्या परिवर्तन होता है, देखिए केंद्र क्योंकि पावरफुल हो जाता है, हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो अचानक से किस में बदल जाती है, एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। तो केंद्र के जो ये राष्ट्रपति होते हैं इनको पूरे राइट्स मिल जाते हैं पूरे देश के लिए, क्या करने के लिए, कानून बनाने के लिए। राज्य सूची के विषय पर भी इस समय कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं, कुछ भी जारी कर सकते हैं। इस समय मोस्ट पावरफुल कौन हो जाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का मतलब इनडायरेक्टली पीएम, क्योंकि राष्ट्रपति काम कैसे करेंगे, उनको सलाह देगा कौन, मंत्रिपरिषद, तभी वो काम करेंगे। तो पीएम हो जाते हैं क्या, फुल पावरफुल इनडायरेक्टली अगर कहना चाहें तो। ठीक, तो कार्यपालिका शक्ति सारी किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के, वही पूरे देश का शासन चलाते हैं। दूसरी विधायी शक्ति, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं या विधानमंडल जो होता है वो बर्खास्त नहीं होता, निलंबित नहीं होता, लेकिन कानून कौन बनाता है, केंद्र। वो सिर्फ बैठे बैठे देखते हैं क्या क्या कानून बन रहे हैं, कैसे शासन चल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकते, कानून भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो राज्य विधायिका क्या होती है, निलंबित नहीं होती, सिर्फ देखती है। ठीक, तीसरा असर पड़ता है इसका मेजरली मूल अधिकारों पर। मूल अधिकारों पर, मूल अधिकारों पर क्या क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने अभी जो आर्टिकल्स बताए आपको वो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको याद करने हैं, एक 358 और एक 359। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या करते हैं, मूल अधिकारों को समाप्त करते हैं या उनके लागू होने को बंद कर देते हैं। 358 वाला जो अनुच्छेद है ये केवल जुड़ा है 19 से, और ये जो 359 वाला जुड़ा है ये किससे, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी से। ठीक है, 20, 21 छोड़ के, एक्सेप्ट 20 एंड 21, बाकी सभी को क्या होगा, ये क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक, देखिए क्या होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ तो जैसे ही घोषणा हो गई ये वाला जो है आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है, जब आंतरिक आपातकाल नहीं होता। बाहरी आपातकाल के समय ही आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल को या अनुच्छेद 19 को छीन सकते हैं जनता से, वरना नहीं छीन सकते। पहली बात, इसमें जो होता है अनुच्छेद 20-21 को छोड़ के सारे राइट्स जो होते हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, मतलब वो बने तो रहते हैं, उनका लागू होना बंद हो जाता है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते उसके खिलाफ। ठीक, पहली क्लियर चीज। दूसरी चीज क्या है, ये क्या होता है, जब तक राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तक के लिए निलंबित हो जाता है, मतलब जितनी उसकी
टाइम व्यवस्था समय व्यवस्था है उतने ही समय तक ये क्या होता है, हटा रहता है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हुआ ये तुरंत अपने आप जाग जाता है। उसके बाद अगर आपने कुछ भी ऐसा कानून बनाया या काम किया जो आर्टिकल 19 के खिलाफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब तक ये आपातकाल लगा है, बाहरी आपातकाल, तब तक नहीं जा सकते। 359 के अंदर जो है प्रावधान, उसके अंदर क्या क्या है कि इसको जो राष्ट्रपति हैं वही बताएंगे कि किस किस क्षेत्र के अधिकारों को छीना जाएगा। मतलब मान लो नागालैंड में कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ के अधिकारों को छीन लिया जाएगा, वहाँ के नागरिकों को। ठीक। दूसरा ये बताएंगे कि ये कब तक के लिए निलंबित है। ठीक। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि जब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब तक के लिए निलंबित होगा। ये राष्ट्रपति तय करते हैं कि कब तक के लिए इसको निलंबित किया जाना है। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया। ये बाहरी आक्रमण पर ही लगा सकते हैं, ये आंतरिक बाहरी दोनों में लगा सकते हैं। ये केवल और केवल समय अवधि जब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करें तभी तक लागू रहता है। ये उससे पहले भी खत्म हो सकता है, बाद में भी, जैसा राष्ट्रपति चाहे। ठीक है। दोनों में अंतर क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल्स याद रखेंगे कौन से कब किस चीज़ को लागू करते हैं, कब हटाते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं आगे दूसरा आपातकाल, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राज्य आपातकाल भी बोलते हैं, संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं। इनके लिए तीनों प्रावधान है। ठीक है। देखिए उसमें जो नेशनल इमरजेंसी वाला अभी हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल में, उसमें एक थोड़ा सा एक और ऐड ऑन कर लेना कि जो लोकसभा है वो जो ये है क्या नाम है, जॉइंट सेशन नहीं बुला सकती है उसके लिए, आपातकाल को लागू करने के लिए। ये मैंने पहली वाली क्लास संसद वाली जब पढ़ाई थी उसमें भी बताया था किस किस के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता। दूसरी चीज़, मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में कहाँ यूज़ हुआ है, तो केवल और केवल एक ही क्षेत्र है, अनुच्छेद 352, जिसमें ये लिख दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से कि राष्ट्रपति क्या होगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही क्या करेंगे, ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मंत्रिपरिषद तो बहुत जगह हमने देखा है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द कहाँ है, 352 में। इसको थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से लगता है, 356। 356 अनुच्छेद के द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, क्या क्या प्रोविज़न है, अब हम वो देखते हैं। तो इसकी घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कब करेंगे, जब राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश जाए किसकी, राज्यपाल की, कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं हो रहा है। ठीक है। मैंने पहले ही बताया अभी अनुच्छेद में कब कब लग सकता है, या तो राज्य में संविधान के अनुसार शासन ना हो रहा हो, या दूसरी सिचुएशन कि केंद्र के निर्देश मानने से राज्य इनकार कर दे या उनको लागू ना करा पाए। दो सिचुएशन में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या होंगे, इसकी घोषणा करेंगे। कब करेंगे, या तो लिखित सिफारिश मिले राज्यपाल की, और नहीं भी मिली तो अपनी इच्छा से। ठीक है। जब उन्हें लग जाए कि हाँ शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उसके बाद इसकी घोषणा जब होगी तो ये अधिकतम कितने समय तक लग सकता है, 3 वर्ष। ठीक है। संसद में जब इस पर बहस होगी तो क्या होगा, दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित कराना इसको पड़ेगा। ठीक है। सामान्य बहुमत मतलब सदन में उस समय जो उपस्थित हैं और वोट देने उनका बहुमत। ठीक। सामान्य बहुमत से इसको पारित कराना होता है, अनुमोदन जो देना होता है। और अनुमोदन देने की जो अवधि है वो कितनी है, 2 महीना है। ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसके लिए 1 महीना था अनुमोदन की अवधि, इसके लिए कितनी है, 2 महीने। 2 महीने के अंदर अंदर मान लो लोकसभा विघटित हो गई हो या उसने अनुमोदन नहीं दिया हो, तो इस बीच में राज्यसभा अनुमोदन दे दे, और उसके बाद जब नई लोकसभा आए तो 1 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, अनुमोदन देना होगा। किस प्रस्ताव से, सामान्य बहुमत से, विशेष प्रस्ताव से नहीं। ठीक है, या विशेष बहुमत से नहीं। अधिकतम अवधि कितनी है, 3 वर्ष। मान लीजिए अनुमोदन मिल गया तो क्या होगा, 6 महीने करके क्या होगा, इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह कर करके कितना, अधिकतम 3 साल। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जब लगता है
तो परिवर्तन क्या क्या होते हैं? तो परिवर्तन दो तरीके के हैं, एक कार्यकारी, एक विधायी। ठीक है, कार्यकारी परिवर्तन क्या होते हैं कि सारी कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? या तो गवर्नर या उस राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उस राज्य के सबसे बड़े अधिकारी प्रशासनिक, उनकी मदद से क्या होता है? कानून बनवाते हैं, लागू करवाते हैं। और ये राइट्स कौन देता है इन सबको? संसद देती है, क्योंकि राज्य की विधायिका क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है उसको क्या कर देते हैं? उसके मंत्री परिषद को विघटित कर देते हैं, और राज्य विधानसभा फिर कुछ कानून वानून इसके लिए नहीं बनाती। कौन बनाता है? संसद, या संसद जिसको बोले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, वही कानून बनाता है। इस व्यवस्था में अध्यादेश वगैरह भी जारी कर सकता है, बजट भी राज्य का होता है, संसद जारी कर सकती है, वो सब काम कर सकती है। और इस सिचुएशन में मूल अधिकारों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। कार्यकारी समझ लिया आपने कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो पूरे राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में आएगा, तो गवर्नर की या राज्य जो सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनकी मदद से शासन किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ विधायी, पूरी राज्य की विधानसभा विघटित हो जाती है, या तो उसमें जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको विघटित कर दिया जाता है मंत्री परिषद को, और कानून जो बनाने होते हैं कौन बनाता है? संसद। बजट वगैरह जो पास कराना है कहाँ होगा? संसद में। तीसरी चीज, मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं। ठीक है, मूल अधिकारों में कोई भी आप इसमें प्रभाव कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो संवैधानिक या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चीज क्या है? इसका भी क्या हो सकता है? पहले तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद से क्या हो सकता है? समीक्षा हो सकती है। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन है ना, इसने बहुत चीज़ें क्या की? सुधार दी। जो 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने पूरा का पूरा पलट दिया था। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसने बहुत बड़े लेवल पे क्या किया था? चेंज कर दिया था संविधान को, एक तरह से दोबारा लिखने जैसा काम किया था। तो उसको लेकर जो सुधार किए वो 44वें संविधान संशोधन ने किए। जैसे उसने क्या कह दिया कि न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है बाद में। ठीक है, उसके बाद जब ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? आपके मौलिक अधिकार तो छीने नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं होगा, विधायिका सब भंग हो गई है। तो इसको क्या होता है? जब कानून बनाया है, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल जब खत्म हो जाए या राष्ट्रपति शासन जब खत्म हो जाए, तो क्या होगा? 6 महीने तक वो कानून लागू रहता है। फिर यदि ये राज्य चाहे तो उस कानून को ख़त्म कर सकता है, वरना नॉर्मली 6 महीने तक ये बना रहता है। और दो सिचुएशन, यदि राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपातकाल हो, दोनों सिचुएशन में क्या होता है? इनका जो है कार्यकाल, इसको एक साल में एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, संसद का भी और इनका भी। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति ने पूरे देश में क्या कर दिया? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था 1975 में। तो संसद को क्या किया गया था? 1-1 साल करके 1977 तक बढ़ाया गया था। ऐसा ही क्या होता है? राज्यों के भी जो विधानसभाएं हैं उनका एक बार में कितना बढ़ सकता है? 1 साल। वैसे कर करके कितने ही बार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद जो ये है, इसका प्रस्ताव कैसा होगा? सामान्य बहुमत से पारित होगा संसद के दोनों सदनों से। और फिर अगर इसको मान लीजिए वापस लेना है तो क्या होगा? एक तीसरा प्रस्ताव कौन भेजेगा? राष्ट्रपति, कि हम राष्ट्रपति शासन वापस लेते हैं। और ये क्या होगा? तुरंत हट जाएगा और राज्य में फिर व्यवस्था शुरू हो जाएगी, संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, वो सब काम फिर शुरू होते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न आते हैं उचित अनुचित का। उचित या अनुचित, ये थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन को लेकर हर राज्य का विवाद केंद्र से कई सालों तक बना रहता है। मतलब केंद्र राज्य संबंध में सबसे ज़्यादा विवाद अगर है तो राष्ट्रपति शासन जैसी चीज़ों को लेकर है। अचानक से राज्य की विधायिका भंग कर दी जाती है, तो लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा क्या होता है? खतरा भी इसको बोला जाता है। तो इसको लेकर उचित अनुचित जैसी बातें कई बार हुई हैं। जैसे सरकारी आयोग जो बना था उसने भी सिफारिशें दी थी कई सारी।
सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस हैं, उसने भी कई बार कहा है कि क्या उचित हो और क्या उचित हो। उचित तब है जब राज्य में विधानसभा जो है उसका इलेक्शन हुआ हो और त्रिशंकु सरकार बनी हो, मतलब कई पार्टियों ने बहुमत लिया हो, किसी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, तब लगा सकते हो। या राज्य की जो सरकार है वो इस्तीफा दे दे, विघटित हो जाए और दूसरी सरकार बनाने से इनकार कर दे पार्टी, तब आप लगा सकते हो। या सुप्रीम को जो ये है, जो राज्य के वो है, क्या नाम है, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं केंद्र वाले, वो बोल दें कि अभी राज्य में हम चुनाव नहीं करा सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप लगा सकते हो। या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उसकी अवधि चल रही है अभी भी, तब भी आप राष्ट्रपति शासन लगाए रख सकते हो। ठीक है, मतलब इसको लॉन्ग टर्म आप खींच नहीं सकते। ठीक, तो कई सिचुएशन है उचित अनुचित जैसी व्यवस्थाएं इसमें कर रखी है। कब अनुचित है, जैसे मान लीजिए आपने त्रिशंकु सरकार थी राज्य में, तो आपने किसी और को मौका ही नहीं दिया और सीधा राष्ट्रपति शासन लगा दिया, ऐसा ना करें। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने जो केंद्र के निर्देश थे उनके अनुसार कर दिया राष्ट्रपति शासन, गवर्नर ने आपको कुछ नहीं बोला राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, आपने लगा दिया। ऐसी कुछ सिचुएशंस जिनको अनुचित या उचित के आधार पर बांटा जा सकता है। वो मेंस के लिए ज़्यादा उस पर मतलब थोड़ा सा इतना याद रहे कि आंसर लिख लें। तीसरी सिचुएशन क्या होती है, अगर हम देखें तो ये जो भी हम देख रहे हैं ये क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के ही संबंधों में चेंजेस ला रहे हैं। सिंपल याद रखें कि न्यायपालिका की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न्यायपालिका पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी के जो फैसले काम वो सब हैं वो नॉर्मली चलते रहेंगे। राष्ट्रपति उनके कामों में कोई दखल नहीं दे सकता, उनकी शक्तियां कुछ भी नहीं ले सकता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि न्यायपालिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात क्लियर। हमने राष्ट्रपति शासन भी देख लिया, इसके अनुच्छेद मैंने बता दिए 356 और 365। ठीक, इन दोनों को ही याद रखें। मूल अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस पर भी, न्यायपालिका पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सामान्य बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो हमने देख ली। इसके बाद हम इसके अगर फैक्ट के वाइज अगर देख लें तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया, पंजाब में। सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो जम्मू कश्मीर में। ये दो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 3 साल। ठीक है, 6-6 महीने करके 3 साल बढ़ा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपातकाल, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगती है, आर्टिकल 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ये कब लगाया जा सकता है, अभी मैंने बताया जब देश के अंदर ऐसा खतरा हो कि राज्य शासन चलाने के लिए पैसा ना हो, या पूरे देश में कुछ ऐसा हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, या लोन हमारा जो है वो लेना पड़ जाए हमें, या हमारे यहाँ जो पैसा है बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लेशन के कारण कम हो जाए, काला बाजारी के कारण पैसा कहीं और चला जाए। कई कारण होते हैं जिससे क्या हो, जैसे अभी कोरोना के समय ऐसी स्थिति आई थी, देश में कुछ व्यवस्था चल ही नहीं रही थी, तो हो सकता था कि इमरजेंसी लग जाती। तो जब भी ऐसा संकट आए तो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल घोषित कीजिए। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल घोषित कर देंगे। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, जब घोषित होता है वित्तीय आपातकाल तो कैसे घोषित होता है, सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, दोनों सदनों का सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत चाहिए। अब इसके लिए भी विशेष बहुमत लाओगे तो मान लो विशेष बहुमत नहीं मिला तो पैसा तो है नहीं, शासन चलेगा नहीं, सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं मिलेगी। तो इससे ये वही एकमात्र सिचुएशन है जब भारत की संचित निधि में से क्या होता है, जो सैलरी बांटी जाती है उसमें कटौती हो सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनकी और राज्यों की जो होती है, जो अनुदान देते हैं, अनुच्छेद 275 के तहत जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है, वित्त आयोग जो 280 के तहत बनता है वो जो अनुदान देता है, इन सब में अगर कटौती करनी हो तो एकमात्र सिचुएशन यही होती है। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन या उनकी सैलरी में कुछ घटाना बढ़ाना हो, इस सिचुएशन में ही घटा सकते हो, वरना नॉर्मली आप नहीं घटा सकते। तो सामान्य बहुमत से पारित होगा, सामान्य बहुमत से जब ये पारित हो जाएगा तो
इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, ये याद रखेंगे, अधिकतम सीमा नहीं है। मतलब कितने ही समय तक आप इसको लगा सकते हैं एक बार अनुमोदन मिलने के बाद। अनुमोदन के लिए अधिकतम अवधि क्या है? 2 महीने। 2 महीने के अंदर क्या होना चाहिए? आपको इसका अनुमोदन दे देना चाहिए। अगर लोकसभा विघटित हो गई है बीच में तो राज्यसभा का अनुमोदन मिल जाना चाहिए। जब अनुमोदन मिल जाएगा तो 2 महीने तक उसके बीच में ये काम मतलब हो जाना चाहिए। उसके बाद अधिकतम कितने ही समय तक आप इसको लागू कर सकते हो। फिर इसमें CJI, उनके कार्य, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके सब खर्चे, या लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, इन सभी की सैलरी में अगर कटौती हो सकती है तो वो कब हो सकती है? जब वित्तीय आपातकाल लगा रहे। ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया तो इसकी भी क्या हो सकती है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है। तो तीनों अधिकारों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये सभी हमने देख लिया। प्रावधान जारी करने का ये है। फिर इसको अगर वापस भी लेना हो तो कौन होगा? राष्ट्रपति एक अगली घोषणा से इसको वापस ले सकते हैं। कोई अधिकतम सीमा नहीं है। सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। अनुमोदन की अवधि 2 महीने है। उसके बाद ये काम हो जाएगा। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपातकाल ये जो है इसकी आलोचना क्यों होती है, क्यों हम आपातकाल को आलोचना के लिए मानते हैं। तो पहला अगर MCQ इसमें है तो यार जो हमने आपातकाल का ये प्रावधान लिया है ये कहाँ से लिया है? हमने जो दक्षिण अफ्रीका है इसका जो संविधान था वहाँ से हमने क्या किया, इसको राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी चीज़ें ले ली। वो इसलिए ली ताकि जो देश में अचानक से समस्याएं खड़ी हो जाती हैं उससे बचने के लिए हमारे पास कुछ प्रावधान रहे। तो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या किया? राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल जैसी चीज़ें हमने कहाँ से ली? दक्षिण अफ्रीका से ली। उसके बाद संविधान के किस भाग में इसको रखा हमने? संविधान के भाग 18 के अंदर हमने आपातकाल की ये व्यवस्था को डाल दिया। ठीक है। उसके बाद संसद में डिबेट, संविधान सभा में डिबेट हुई, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो इसमें क्या हुआ? जो अम्बेडकर साहब थे उन्होंने क्या किया, बताया लोगों को कि पूरी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है जहाँ लोकतंत्र या संघीय हो और अचानक से वो यूनियन में बदल जाए या एकात्मक शासन में बदल जाए। भारत की ये विशेषता है जो इसको क्या करती है? संघात्मक भी बना देती है और क्षण भर में एकात्मक भी बना देती है। तो ये क्या है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में अगर कहें तो ये संविधान की क्या है? जीवन साथी है। मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा भी चलेगा और काम भी चलेगा। ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, अल्लादी कृष्ण स्वामी वाला, जो कोट कर सकें आप मेंस के आंसर राइटिंग में। उन्होंने क्या बताया इसको? संविधान की जीवन साथी। ठीक। उसके बाद आपातकाल की जो आलोचना है किन आधारों पे की जाती है? पहली इस आधार पे कि ये संघात्मक व्यवस्था के खिलाफ है। ठीक है। हमने देखा कि सारी पावर कौन ले लेता है? केंद्र। और केंद्र जब ले लेगा सारी पावर तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो आपने बनाई है उसका तो कोई तर्क ही नहीं रहेगा। शक्तिशाली कौन हो जाएगा? केंद्र। तो पहली आलोचना का क्या की गई? संघात्मक व्यवस्था के खिलाफ। दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई कि ये जो राष्ट्रपति है वो तानाशाह बन जाएगा और तानाशाही के तौर पे वो क्या करेगा? शासन करेगा। तो इससे क्या होगा? लोकतंत्र खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसी क्या की गई? आलोचना की गई। तीसरी बड़ी आलोचना की गई मौलिक अधिकारों को लेकर कि नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे तो लोकतंत्र ही बर्बाद हो जाएगा। जो संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो आलोचनाएं तो कई हैं। हमने मुख्यतः 3 आलोचनाएं देखी और 150 शब्दों में आंसर लिखना होता है, आप लिख सकते हैं। तो उसमें क्या है? ये प्रोविज़न जोड़ लें, किसने जीवन साथी और वो सब कहा तो वो सब जोड़ लें। तर्क क्या क्या दिए भीमराव अम्बेडकर ने, आपका ये लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और आपातकाल जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कवर कर लिया। आप बताएं कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।